थिंक एक बच्चे को हाँ राइट वो ड्रॉप होगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। तो मिनट रुकिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ऑलराइट, तो क्या अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी हम इसको चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। अच्छा, तब तक मुझे आप ये बताइए, जब आपके सामने एक टर्म आता है बायोडायवर्सिटी, तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं? सर एनिमल्स, ठीक है, प्लांट, अच्छा, प्लांट्स, प्लांट। ठीक है, ये बात भी सही है आपकी। ऑलराइट, तो आज का हमारा कंसर्न ये है, लाइक हमें आज समझना ये है कि आपके व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। एक बेसिकली हम ये देखेंगे, थोड़ा सा इसका लेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि हमारा ये इनकी प्रॉपर ग्रुपिंग करना क्यों जरूरी है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर ग्रुपिंग। तो ये दो चीजें आज हमने क्लास में हमने थोड़ी समझ ली। तो एक बहुत ही बेसिक क्लास होगा आज। यू विल जस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर, राइट, एंड देन फिर हम उसके ऊपर और बिल्ड करेंगे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा उस हिसाब से। तो जब हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। क्या सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही अभी? सर अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो कई बार हो सकता है, कभी कभी आपके साइड पे नेटवर्क का इशू कभी भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा देखिएगा अपने एंड पे, या फिर थोड़ा पोजीशन चेंज करिए अपनी, ताकि आपको नेटवर्क थोड़ा सही से मिले। ऑलराइट, तो लेट्स टॉक अबाउट जनरली अबाउट द बायोडायवर्सिटी। तो जब भी मैं बात करता हूँ बायोडायवर्सिटी के बारे में, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट बायोडायवर्सिटी, तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि इसके अंदर आपका एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक योर बैक्टीरिया वो भी आएगा। एक बैक्टीरिया से लेके आप अगर बात करोगे समथिंग लाइक योर वेल, हर कोई इसके अंदर आपका आता है। सो बेसिकली यू विल फाइंड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, एवरीथिंग विल कम अंडर द बायोडायवर्सिटी। तो बेसिकली बायोडायवर्सिटी के अंदर आपकी सारी चीजें आती है। इसमें आपके प्लांट्स की भी हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे, हमारे एनिमल्स की भी बात करेंगे, ये भी इसके अंदर आएंगे। एंड विल आल्सो गेट टू हैव समथिंग लाइक अ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में सब कुछ आ जाता है। माइक्रोब्स में आपका आएगा लाइक बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगाई हो गया, और वायरस हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग विल कम इन द बायोडायवर्सिटी। तो एवरीथिंग विल कम इन दैट। अब बात यह है कि वर्ल्ड में
बायोडायवर्सिटी में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, व्हाट डू यू गेट टू सी। तो अगर आपसे एक्सक्यूज मी, अगर आपसे कोई पूछे कि यार बायोडायवर्सिटी जो है आपकी थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके अंदर आपको कितना मतलब है स्पीशीज अभी तक, तो आप बोल सकते हो अराउंड 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज आपको देखने के लिए मिलती है। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज मिलती है अभी तक। ये है नोन स्पीशीज, मतलब अभी तक साइंटिस्ट ने इतनी स्पीशीज अभी तक डिस्कवर कर ली है सक्सेसफुली। और कहा जाता है कि आज भी कितनी लाखों स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर्ड हुई ही नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी भी कई सारी इतनी स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं की गई है। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अब मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, आप थोड़ा मुझे सोच के बताइए, आपके कौन से एरिया में, अगर समझिए आज के डेट में, अगर समझिए नाव्या या कोई आप में से है जो कहता है कि मुझे नई स्पीशीज ढूंढनी है, तो कहाँ पे जाना चाहिए एक पर्सन ने, अगर उसे नई स्पीशीज ढूंढनी हो तो कौन से एरिया में जाना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। फॉरेस्ट। ठीक, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आप, ठीक है, ओके, किसी ने जंगल बोला, रिवर रिवर एरिया। सर ओशन में। ओशन भी बढ़िया आंसर है, ओके वेरी गुड, राइट, ठीक है। सो ठीक है, आपने 3 आंसर मुझे यहाँ पे दिए, ओशन, रिवर एंड फॉरेस्ट, ये 3 आपने आंसर मुझे यहाँ पे दिए कि यहाँ पे आप जाओ तो आपको शायद नई स्पीशीज मिल सकती है, न्यू स्पीशीज कैन बी फाउंड, दैट इज व्हाट यू हैव सेड, राइट, दैट ओवर हियर द न्यू स्पीशीज कैन बी फाउंड, कैन बी फाउंड। अब देखिए एक बात यहाँ पे समझिए, आपकी बात सही है कि आप इन जगह जाकर आपको नई स्पीशीज मिल सकती है। अब मैं आपको इंडिया में 2 ऐसी जगह बताता हूँ जहां पे आपको नई स्पीशीज देखने के चांसेस आपके काफी ज्यादा होंगे। लेट मी टेल यू ओवर हियर, इंडिया में अगर आप देखने जाओगे तो 2 जगह आपको याद रखनी है। एक आपका होता है समथिंग लाइक योर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और एक आपका यहाँ पे दैट इज नॉट योर वेस्टर्न घाट्स। आप लोग ज्योग्राफी भी पढ़ते होंगे क्योंकि आप 9th-10th में हो, तो आप ज्योग्राफी बिल्कुल 100% आप पढ़ते होंगे। यस सर। यस सर। नॉर्थ यस ईस्ट, सर। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से स्टेट आते हैं बता सकते हो मुझे? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक मैं स्टेट देता हूँ हिंट, जिसका नाम है यहाँ पे आसाम, और कोई आप बता सकते हो? मेघालय, मेघालय। राइट, और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा नागालैंड। एंड नागालैंड, बहुत बढ़िया, एंड सिक्किम, यस। तो ये सारे होते मेरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। हाँ जी, और ये जो मेरे जो स्टेट्स है ना बेटा, यहाँ पे मुझे मिलता है देखने के लिए, और वेस्टर्न घाट्स, दोनों जगह पे मुझे मिलेगा देखने के लिए रेन फॉरेस्ट। बोथ द प्लेसेस विल बी हैविंग प्रेजेंस ऑफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में मिलता है देखने के लिए यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपको दोनों में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन बोथ ऑफ देम। अब उससे क्या होगा यहाँ पे, राइट, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बेटा, यहाँ पे याद रखना ये एक बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, और यहाँ पे आपको नई स्पीशीज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे अभी भी कई लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो यहाँ पे न्यू स्पीशीज मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, हर साल कई सारे साइंटिस्ट इन फॉरेस्ट में जाते हैं, और हर साल नॉर्थ ईस्ट से कोई ना कोई नई स्पीशीज मिलती है, बर्ड की मिलती है, स्नेक की मिलती है, एम्फीबियन की मिलती है, बटरफ्लाई की मिलती है, तो हमेशा आपको मिलेगी। तो याद रखना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे आपको नई स्पीशीज मिल सकती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स बेटा आता है बेसिकली आपका ये सदर्न एरिया में आएगा, यहाँ पे आपके स्टेट्स आ सकते हैं, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सबको आपका वेस्टर्न घाट्स लगता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, इस एरिया में आपको मिल सकती है नई स्पीशीज, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपने जो प्लांट है, ये प्लांट कौन सा है, ये कौन सा ट्री है, क्या लगता है आपको? सर बरगद। बरगद। बिल्कुल सही, बनियन ट्री। बैनियन, राइट राइट, बिल्कुल सही, बरगद का पेड़ ही है, दैट इज योर बैनियन ट्री। सो बैनियन ट्री आपके सामने है, जिसकी एज तो बहुत लंबी होती है, आपको 200 साल के ऊपर वाला भी मिल सकता है वेरी इजीली। सो इट्स अ वेरी लाइक लार्ज नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं, अभी यहाँ पे भी आपके सामने कुछ 2 महीने यहाँ पे एनिमल रखे हुए हैं, ये भी आपका एग्जाम्पल है बायोडायवर्सिटी का। ये दोनों ही आपके घर के आसपास आपने देखे होंगे। जो राइट में है ना, राइट में है, इसका नाम होता है आपका यहाँ पे एलेक्जेंड्रिन पैराकीट, एलेक्जेंड्रिन पैराकीट। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये भी आपने देखी होगी, लेकिन आपको इसका नाम नहीं मालूम होगा। ये है आपकी
ट्राउट फिश, दिस इज योर ट्राउट फिश। अब मैं बता दूं ये आपको मिलेगी कहाँ पे, अगर आपने देखी नहीं है तो आपको मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ हिमाचल में कहाँ मिलेगी। हिमाचल में आपने एक जगह सुनी होगी जोगिंदर नगर करके, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. sir. राइट, No, sir. हाँ जी। अगर नहीं सुनी तो मंडी में है, मंडी में एक जगह आती है, तो उसके आगे आपको एक जगह मिलती है बरोट करके, उससे थोड़ा आगे आप जाओगे तो आपको बरोट करके एक जगह मिलेगी। तो बरोट के पास आपको ये फिशेस बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलती है। सो अगर आप बरोट वाले अगर आप एरिया में जाते हो तो वहां पे आपको ट्राउट फिश बहुत भर भर के देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? तो ये हिमाचल में काफी फेमस है ट्राउट फिश, राइट? और इसकी डाइवर्सिटी आपको वहां पे मिलती देखने के लिए, राइट? और दूसरे रिवर्स में आपको इजीली देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन गेट नियर बाय यू। अब देखिए है क्या ना, अब बायोडाइवर्सिटी आपकी बहुत ज्यादा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और कई सारी है जो अभी भी डिस्कवर्ड नहीं हुई है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है दैट why we need to study biodiversity, why we need to study them, we need to study, एक सेकंड, स्टडी बायोडाइवर्सिटी। आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्यों इनकी जरूरत है समझने के लिए, भाई आपको स्टडी दें, बताइए। सर अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम प्लांट और एनिमल में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड देम बेटर, मैं आपको इस तरीके से आपके आंसर को इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, टू अंडरस्टैंड देम बेटर। और उसके अलावा सर ऐसे काफी स्पीशीज है जो सर गुम हो चुकी है, सर हमें मतलब राइट, आपका आंसर काफी समझ पा रहा हूं मैं और बहुत सही भी है। यस, फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, ताकि हम उन्हें कंजर्व कर सके, फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है? कई बार क्या होता है कि कुछ स्पीशीज काफी कम हो जाती है, तो आपको उन्हें समझना है, देखना है, एंड देन वी हैव टू लाइक कंजर्व देम, तो उनको आपको कंजर्व करना होता है ताकि उनकी पॉपुलेशन खत्म ना हो जाए, ठीक है? ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपका लाइक चीज होती है। और कुछ सोच के बताइए, सोचिए थोड़ा, सोचिए एज ए टेक्सोनॉमिस्ट, सोचिए थोड़ा, व्हाट कैन बी द एडवांटेज ओवर हियर ऑफ स्टडीइंग दिस बायोडाइवर्सिटी? नथिंग, और कुछ नहीं। सोचिए सोचिए, एज अ साइंटिस्ट सोचिए, क्यों जरूरत हो सकती है स्टडी करनी बायोडाइवर्सिटी की? ठीक है, मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पे, हमको बायोडाइवर्सिटी पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज मेनी स्पीशीज हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, मेनी स्पीशीज। बेटा बहुत इतने धीरे बोलोगे तो कैसे नहीं देगा, जोर से बोलो। मेनी स्पीशीज हैव कमर्शियल इंपॉर्टेंस, कमर्शियल इंपॉर्टेंस। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, व्हाट डू मीन कमर्शियल इंपॉर्टेंस का यहाँ पे मतलब क्या है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा जिसका नाम था पेनिसिलियम, राइट? यस सर। सुना होगा यस सर। जिसका नाम होता है आपका, सॉरी नॉट पेनिसिलियम, इट्स पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नाम का आपका एक एंटीबायोटिक आपका होता है। अब ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ये आपको मिला था एक फंगस में से जिसका नाम होता है पेनिसिलियम। अब बात ऐसी है यहाँ पे कि जब तक आप उस फंगस को डिस्कवर नहीं करोगे, हाँ, तब तक आपको काम की चीज उसमें से मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे कई सारे फंगस हैं, ऐसे कई सारे बैक्टीरिया हैं, ऐसे कई सारे दूसरे प्लांट्स हैं जिनके अंदर से आप एसेंशियल चीजें निकाल सकते हो, और उन एसेंशियल चीजों का कमर्शियल इंपॉर्टेंस होगा। अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस, तो आप इस बात को समझिए, प्लीज इस बात को आप इस लेवल पे समझिए कि जब मैं कहता हूँ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, तो इसका एडवांटेज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो इनका एडवांटेज हो सकता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, राइट? फार्मा इंडस्ट्री में इसका एडवांटेज हो सकता है, ठीक है? इनका एडवांटेज हो सकता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, यू कैन हैव एडवांटेज इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है? यू कैन हैव एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी, उस फील्ड के अंदर भी इनका एडवांटेज होता है, लाइक आपका इंपॉर्टेंस उनका होगा। तो देखिए कई बार क्या होता है, कई सारे ऐसे स्पीशीज होती है जिनमें से आपको कई सारे ऐसे ड्रग निकाल सकते हो आप, जिनको आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर लाइक एज अ मेडिसिन आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दे विल हैव एडवांटेज इन द फार्मा इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कई बार बेटा क्या होता है ना कि हमें कोई नई स्पीशीज मिलती है, और नई स्पीशीज से लाइक उसको हम कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं
फॉर अ कंजम्पशन पर्पस के लिए, ऐसे प्लांट हमें मिलते हैं तो उसका भी हमें फायदा होता है। तो याद रखिए हमेशा कि यू विल ऑलवेज फाइंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी बहुत होता है, तो इसलिए भी बायोडाइवर्सिटी को समझना जरूरी है। जब तक आप उन्हें ढूंढोगे नहीं, जब तक आप उन्हें समझोगे नहीं, तब तक आप उनके एडवांटेजेस को आप निकाल नहीं सकते, तब तक उनके बेनिफिट्स को आप निकाल नहीं सकते। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। तो बेनिफिट भी है, कंजर्वेशन भी करना है, क्योंकि इन सबको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है, राइट, एंड टू अंडरस्टैंड देम बेटर। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी। तो ये चीज क्लियर है क्या? ये स्लाइड पे जो आपको बताया गया है, क्या ये सब आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज अगर समझ ना आए देन प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास और कुछ स्पीशीज हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है आपके सामने, ये भी आपके घर के आसपास आपको देखने के लिए मिलता होगा, मैं जितना जानता हूँ मिलता Yes, होगा। sir. ठीक है, कभी नोटिस करना ठंड में ये पत्थर पे आके बैठेगा धूप सेकने के लिए, काफी कॉमनली दिख जाता है। Sir, अभी भी होती Yes, अभी भी दिख जाता है। Sir, अभी भी होते हैं। yes, sir. बढ़िया। और हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आपको चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना क्वेश्चन बढ़िया अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ, तो ये इसका नाम है आपका यहाँ पे, आज आपको इसका नाम ही पता चल जाएगा। वैसे आप लोग इसे क्या बुलाते हो? Sir, छिपकली। सर छिपकली। छिपकली। और कुछ? और कुछ? Sir, छिपकली lizard. बुला रहे हो आप लोग? बाटा। ओके, ठीक है, इसका नाम है आपका, sir, lizard. ठीक है, कश्मीरी रॉक अगामा। ये है इसका रियल नाम, ये है इसका नाम, कश्मीरी रॉक अगामा, राइट। तो अगली बार अगर आपको लिखता है तो आप ये नाम से याद रख सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए कि इसका नाम होता है कश्मीरी रॉक अगामा। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द लिजर्ड जो आपके एरिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं, हिमाचल और कश्मीर के बेटे। ठीक है, देन आपके यहाँ पे एक फंगस है, राइट। ये फंगस का नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम। 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 यहाँ पे मशरूम, राइट। सो मशरूम भी आपके यहाँ पे आपके सामने, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, इसको हम खा भी सकते हैं, राइट। दैट इज समथिंग यू कैन डू ओवर हियर। सो इन सबको जानना बहुत जरूरी होता है। अंटिल यू नो देम, जब तक आप इन्हें जानोगे नहीं सही से, तब तक आप इनको ग्रुप नहीं कर सकते, इनको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। और जब तक आप इनको क्लासिफाई नहीं कर सकते, तब तक आपका आगे का काम आपका रुका रहेगा, राइट। इनको जब तक आप जानते नहीं हो, क्लासिफाई नहीं करते, अंटिल देन यू कैन नॉट स्टडी देम वेरी थरली। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू कैन सी। चलिए, अब हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझते हैं, इन पिक्चर के पहले हम एक यहाँ पे चीज समझते हैं। आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है वो तो हमने यहाँ पे देख लिया, कि उसको जानना जरूरी है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। याद रखना, बायोडाइवर्सिटी को जानने के बाद आपको उनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो देयर इज अ इवेंट नोन एज योर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना बड़ा जरूरी होता है। सब क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब यहाँ क्या होता है, टू पुट द एनिमल्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, राइट। टू कीप wait, और टू प्लेस, आई वुड से कीप से ज्यादा बेटर है यहाँ पे टर्म रहेगा आपके यहाँ पे प्लेस। टू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स, टू प्लेस organisms in their respective groups, in their respective groups, on the basis of their characters, on the basis of their characters। उनके कैरेक्टर के बेसिस पे हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में प्लेस करेंगे, उनको हम अलग अलग ग्रुप में प्लेस करते हैं कि उन्हें कौन से ग्रुप में रखा जाना चाहिए, कौन से नहीं रखा जाए, उनको हम प्लेस कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या ना, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मेरी लिजार्ड आपके सामने है, तो आप लोग जानते हो कि लिजार्ड को मैं बर्ड में तो रखूंगा नहीं, इसको मैं किस में रखूंगा, इन विच ग्रुप आई विल कीप, रेप्टाइल, एनिमल। इनको मैं रेप्टाइल्स में रखूंगा। ठीक है, ये मेरे आ जाएंगे रेप्टाइल्स के अंदर, ऑब्वियसली बर्ड्स तो मेरा आएगा नहीं, इनको मैं रेप्टाइल। तो इसलिए इनको जानना, उनको सही ग्रुप में प्लेस करना बहुत जरूरी होता है, और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन बेसिकली मींस व्हाट, कि आप एक एनिमल को जानो एंड फिर आप उसे एक सही ग्रुप में आप उसे रखो, राइट। जैसे ये जो आपकी ट्राउट है, ये आपके फिश के अंदर आएगी, अलेक्जेंडर पैराट्रीटी मेरा बर्ड के अंदर आएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। अब पहले के टाइम पे क्या किया था ना, पहले के टाइम पे आपके एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, जिनका नाम था
एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने भी क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी सोचा था कि मैं भी क्लासिफाई करता हूं, बट इनका जो क्लासिफिकेशन था वो थोड़ा अजीब सा था। आई टेल यू व्हाई। सो अरिस्टोटल ने क्या किया था, इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल। अब इन टर्म्स का मैं आपको मतलब समझाता हूं। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था यहाँ पे, व्हाट ही बेसिकली सेड ओवर हियर, कि आपके एनिमल्स जो यहाँ पे होते हैं उनको उसने डिवाइड किया था 3 ग्रुप्स के अंदर। जो लोग जमीन पे रहते उसने उसको एक ग्रुप में डाल दिया था, जो लोग पानी में रहते उसको उसने एक ग्रुप में डाल दिया था, और जो लोग हवा में उड़ते हैं उसको उसने एक ग्रुप में डाल दिया था। अब इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये उनका सबसे पहले का क्लासिफिकेशन था जो उन्होंने किया था, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे ये आती है दैट एरियल में आपका डाल जाता है, इसके अंदर बर्ड्स भी आ जाएंगे और आपकी बैट भी आ जाएगा। बैट भी आपका उड़ता है, चमगादड़ भी आपका उड़ता है, और बर्ड्स भी आपके उड़ते हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर आप दोनों देखोगे तो दोनों बहुत ही अलग एनिमल्स हैं। एक आपका बर्ड, एक आपका मैमल है। बैट जो आपका होता है बेटा वो आपका मैमल होता है, और बर्ड्स जो होता है आपको बेसिकली आपके एव्स होते हैं, वो आपके बर्ड्स होते हैं। तो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि लाइक ये सही नहीं है, ये कहीं से भी सही नहीं है, इसे आप नहीं रख सकते हैं। इसमें बटरफ्लाई भी आ जाएगी आपकी, एरियल में आपकी बटरफ्लाई भी आपकी आ जाएगी। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको सही इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा, क्योंकि ये तीनों एनिमल्स जो है मेरे यहाँ पे हैं, समझो मैंने यहाँ पे क्रो लिख दिया, ये तीनों जो आपके मेरे यहाँ पे एनिमल है ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों बहुत अलग एक दूसरे से। इन तीनों को आप एक ग्रुप में आप नहीं रख सकते, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अच्छा बेटा, किसी का आपका माइक ऑन है तो आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा, सो दैट वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा, ठीक। हाँ जी। अब देखिए, अब अगर मैं एक्वेटिक का अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, सो लेट्स से whale, let's say then jellyfish, let's say your let's सर say ऑक्टोपस, octopus, सर starfish, ठीक है। तो अगर आप ये सब एग्जाम्पल देखते हो, आप मुझे बताओ कि इनमें क्या दिक्कत क्या है। इन सबको इन्होंने डाल लिया एक्वेटिक के अंदर, लेकिन मैं आपके हिसाब से आपको हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? What सर do you इनकी think? शेप अलग अलग होती है। ठीक है, चलो शेप तो चलो बहुत ही अलग है, उसके अलावा सर साइज अलग अलग साइज अलग अलग हो जाता है। चलो ये बात भी चलो ठीक है, साइज अलग अलग है। और कुछ आप बता सकते हो इस अंदर? सर कुछ होते हैं जो ओशन के बहुत ही नीचे रहते हैं, और कुछ होते हैं जो ओशन के ऊपर ऊपर एरिया में रहते हैं। ये भी आपका अच्छा आंसर है कि हाँ भाई कुछ एकदम बॉटम लाइफ स्पैन ठीक है, लाइफ स्पैन इनका अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो आपने जो मुझे बात बताई वो सही है कि इन सब में ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने ना कि एक्वेटिक में इन सबको ने डाल दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ गलती है, मतलब यहाँ पे कुछ चीजें जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इन सब में देखोगे आप, तो वेल जो है आपकी वो आपकी होती है मैमल। अगर आपने कभी बच्चों में पढ़ा होगा या आज भी अभी आप पढ़ोगे, मेल जो होती है आपको मैमल होती है, हमारे जैसे होती है, मैमल होती है वो, ठीक है। और जो आपका जेलीफिश होता है वो तो एकदम अलग होता है, वो मैमल नहीं होता, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। ये तो आपका बिल्कुल आपका अलग ही ग्रुप होता है आपके यहाँ पे, यू कॉल देम निडेरियंस, वो से हम कहते हैं निडेरियंस कहते हैं हम लोगों ने। तो एकदम अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स को आपने एक ही ग्रुप में रख दिया है। वेल को आपने जेलीफिश के साथ रख दिया, ऑक्टोपस के साथ रख दिया। पता है ऑक्टोपस भी बिल्कुल अलग एनिमल होता ही है, ऑक्टोपस भी आपका है, इट विल कम अंडर अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। वैसे ही आपका स्टारफिश होगा। तो ये सारे बहुत अलग अलग हैं, समझिए इस बात को, ये बहुत अलग अलग एक दूसरे से। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या किया, इन सबको एक के अंदर ही रख दिया। तो याद रखिएगा कि जो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था, ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। सो दिस वाज डन बाय एरिस्टोटल। तो देख सकते हो आप ये सही नहीं है, ये कहीं से भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपने ऐसे ऐसे एनिमल्स को साथ में रखा है जिनको साथ में रहना ही नहीं चाहिए था कभी। सो दैट इज समथिंग यू टेक इनटू अकाउंट। सो दैट इज वन थिंग, इसलिए एरिस्टोटल का काम हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये भी स्पीशीज आपके घर के आसपास आपको दिख जाती होगी। ये जो बंदर है ये भी घर के आसपास, यस सर यस यस सर, किसी को इसका नाम मालूम है? नहीं मालूम? इसे लंगूर बोलते हैं। और बहुत सही नाम बोला, लंगूर राइट राइट राइट। अंदर बोलते हाँ जी, इसका जो रियल नाम है वो है आपका यहाँ पे
हिमालयन लंगूर, यू कॉल हिम एज अ हिमालयन लंगूर। Yes, sir. ठीक है, और एक बात बताऊं आपको, ये एक ऐसी स्पीशीज है डिक्लाइन हो रही है, इसका नंबर कम हो रहा है पूरा देखा जाए तो, और इसको कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है इसको, मतलब इट इज अ पॉपुलेशन विच इज डिक्लाइनिंग राइट नाउ, इसकी पॉपुलेशन बेसिकली कम हो रही है और काफी सारे एफर्ट किए जा रहे हैं इसको कंजर्व करने के लिए। तो अगर आपको ये दिख रहा है ना तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर आपको ये दिख रहा है आपके घर के आसपास भागते हुए दौड़ते हुए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, फोटो खींच लो आप उसकी, क्योंकि शायद ऐसा हो कि आज से 20 साल बाद ये शायद ना भी दिखे, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दे आर वेरी एंडेंजर्ड पॉपुलेशन, इट इज वेरी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड काफी एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसको पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। देन ये भी एक बर्ड आपको यहाँ पे दिखता है, ये भी घर के आसपास बहुत दिख जाता है, ये वाला बर्ड हिमाचल में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो दैट इज योर येलो बिल्ड मैगपाई, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे येलो बिल्ड मैगपाई, क्योंकि इसकी बिल्ड मतलब इसकी बीक जो होती है येलो कलर की होती है, तो इसको हम बोलते हैं येलो बिल्ड मैगपाई, मैगपाई। Yes, sir. काफी डाइवर्सिटी आपके घर के आसपास से आपको दिख जाती है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ये हमारे यहाँ पे नहीं दिखता, आपके यहाँ पे दिखता है वैसे। और लाइक सो दिस समथिंग यू हैव टू नो, तो याद रखिए कि एरिस्टोटल ने यहाँ पे क्या किया था, याद रखिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड याद रखना कि एरिस्टोटल ने जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया था वो आपके लिए काम का नहीं था, दैट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज वेरी मच एक्सेप्टेबल, तो इसको हमें और अच्छे तरीके से यहाँ पे करना आना चाहिए, सो वी हैव टू डू दिस इन अ मच मोर बेटर वे। तो अगर मैं कहता हूँ कि क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से करा जाना चाहिए तो क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे दैट जनरली व्हाट क्राइटेरिया कैन यू टेकन इनटू अकाउंट, तो जनरली व्हाट क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। अगर हमें एनिमल्स को क्लासिफाई करना है, अगर हमें प्लांट्स को क्लासिफाई करना है तो किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हम अभी यहाँ पे देखेंगे, राइट। क्या आप मुझे कोई क्राइटेरिया बता सकते हो, आप मुझे बताना चाहते Yes, sir. एक दो, जिसके लिए मैं बताना चालू करूँ, आप कोई ऐड करना चाहोगे थोड़ा बहुत, एनी वन क्राइटेरिया विच यू वांट टू टेल या विच यू थिंक। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। फॉर एग्जांपल एक मैं क्राइटेरिया लेता हूँ यहाँ पे मेरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप जानते हो कि कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑटोट्रॉप्स, वी कॉल देम एज अ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो होता है बेटा, ये वो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड, क्या रखना, दे कैन मेक देयर ओन फूड, they can make their own food। ठीक है, और एक ग्रुप आपका यहाँ पे होता है जो अपना खाना खुद बना नहीं सकता, वो दूसरों पे डिपेंड करता है, वो दूसरों को जाके खाता है। Sir, have हाँ जी, बहुत बढ़िया, यू कॉल देम एज अ हेटेरोट्रॉप्स, राइट। तो आपके यहाँ पे दो ग्रुप बन गए आपके यहाँ पे। अब ऑटोट्रॉप्स में आप बताइए कि इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आपका आएगा, ऑटोट्रॉप्स के अंदर सबसे सिंपल एग्जाम्पल। sir, human. अरे ऑटोट्रॉप में हम लोग अपना खाना खुद थोड़ी बना सकते हैं। No, sir, plant. हाँ जी, प्लांट्स, Sir, राइट। ऑटोट्रॉप्स के अंदर आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे आपका आ सकता है प्लांट्स आर सम ऑफ द वेरी कॉमन सिंपल एग्जांपल। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये अपना सनलाइट यूज करेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे वाया फोटोसिंथेसिस, राइट। और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आपके बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे, यू विल फाइंड, मतलब बेसिकली सारे एनिमल्स आते हैं, सारे एनिमल्स आपके आएंगे हेटेरोट्रॉप्स में। ठीक है, इसको हम थोड़ा अभी सुपरफिशियली समझ रहे हैं, इनको बाद में थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे, पहले हम इसे इन टर्म्स को हमें जानना जरूरी है। तो याद रखना, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, सो दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। तो एक आपका हो गया ये क्राइटेरिया, तो आपका हमने एक क्राइटेरिया देख दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक और क्राइटेरिया आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई बताना चाहेगा अब एक और क्राइटेरिया आपके साइड से, एनीवन, थोड़ा सा सोच के।
अरे बोलिए क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा ज्यादा, और क्या होगा बताइए। एक आप ले सकते हो यहाँ पे, योर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और आई वुड से यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स। cellular. ये भी एक आपका क्राइटेरिया, आप कई बार ले सकते हो, कई बार लिया भी जाता, पहले के टाइम पे इसे लिया जाता था, दैट यू हैव यूनिसेल्यूलर एनिमल्स एंड यू हैव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स। ये भी एक क्राइटेरिया आपका हो सकता है, राइट। तो आप जितने भी यूनिसेल्यूलर होते हैं उनको आप अलग कर दोगे, जितने भी मल्टीसेल्यूलर होते हैं उनको आप अलग कर दोगे। आप मुझे यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग? अमीबा। सर अमीबा। अमीबा। ये तो मालूम है। अमीबा। अच्छा ठीक है, आप एग्जाम्पल बता रहे हो तो मैं भी एक बता देता हूँ। एक आपका हो सकता है यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकता है, सर पैरामेसिकम। पैरामीशियम, राइट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यस। पैरामीशियम भी आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा। फंगी। फंगी सारी यूनिसेल्यूलर नहीं होते बेटा, कुछ फंगी होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ मल्टीसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। सारे फंगी आपके यूनिसेल्यूलर आपके नहीं होंगे। जैसे आपका ईस्ट होता है वो आपका यूनिसेल्यूलर होता है, ठीक है। हाँ तो हमने आप, Yes, sir. हाँ हाँ बेटा, मल्टीसेल्यूलर में तो आपका सब कुछ आ जाएगा, बड़े बड़े प्लांट्स आएंगे, ट्रीज आएंगे, तो देखिए मल्टीसेल्यूलर, तो वो तो बताने की आपको जरूरत नहीं, हम भी मल्टीसेल्यूलर ही है। तो कई बार ये भी क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। फिर एक और क्राइटेरिया आपको मैं बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक बार हम लोग क्राइटेरिया क्या यूज कर सकते हैं कि सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, सेल्स जो होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, and they also have no organelles, no organelles। तो कई बार आपके कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर ना ही न्यूक्लियस होता है ना ही ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब बेटा जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, तो ये कई बार आपको प्रेजेंट नहीं मिलता सेल के अंदर। मेरी बात ध्यान से समझिए आप लोग, और समझ नहीं आ रहे तो पूछ लीजिएगा। कई बार सेल के अंदर आपको कुछ ऑर्गेनल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपको मिलेगा देखने के लिए बिल्कुल नहीं। ना ही उन सेल के अंदर होगा आपका कोई न्यूक्लियस। अगर आपको ऐसा सेल मिलता है, समझिए अगर आपके सामने मैं ऐसा सेल रखता हूं जिसमें ना ही न्यूक्लियस है ना ही कोई ऑर्गेनल्स है, अगर मैं आपके सामने ऐसा सेल रखता हूं तो याद रखना मैंने आपके सामने रखा है जो सेल, उस सेल का नाम होगा प्रोकैरियोटिक सेल। दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये बात आप सब लोग याद रखेंगे कि जब भी मैं बोलूंगा प्रोकैरियोटिक सेल तो आपने इतना याद रखना है कि सर इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा मुझे, और इसके अंदर मुझे कोई भी ऑर्गेनल मुझे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेगा, ना ही मुझे कोई यहाँ पे ऑर्गेनल देखने के लिए मिलेगा, राइट। एंड सच सेल्स आर कॉल्ड एज माय प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रो का मतलब होता है यहाँ पे प्रिमिटिव, तो ये पुराने जमाने के सेल्स है, ठीक है। सो दे आर माय, हाँ जी बेटा बोलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल अनम्यूट करके पूछिए, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, अनम्यूट करिए और पूछिए अपना क्वेश्चन। So prokaryotic cell, they can also be called as they are my primitive kind of cell, primitive type of cell। हाँ जी बेटा बोलिए। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो याद रखेगा, तो याद रखना हमेशा, अगर मैं आपसे कभी पूछूं अगले क्लास में आपसे पूछूं क्या प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें न्यूक्लियस भी, हाँ जी राइट, इसमें ना न्यूक्लियस होगा ना इसके अंदर ऑर्गेनल होगा, और इसमें सारे बैक्टीरिया आएंगे। याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपके ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कम, सो ऑल बैक्टीरिया विल कम अंडर द प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यस। सो ऑल बैक्टीरिया, सो ऑल बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं, सारे बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आप लोग सबके सब याद रखेंगे बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ माय प्रोकैरियोटिक सेल। ना ही इनके अंदर न्यूक्लियस होता है ना ही इनके अंदर होता है कोई ऑर्गेनल, दे आर लाइक वेरी प्रिमिटिव टाइप के स्पीशीज है ये, एंड एडवांस नहीं है बिल्कुल भी, काफी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ज्यादा होती नहीं है। सो ऑल बैक्टीरिया विल कम अंडर द प्रोकैरियोटिक सेल। अब वैसे ही क्या होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रोकैरियोटिक सेल, वैसे ही आपका होता है यूकैरियोटिक सेल, वैसे ही आपका एक और टर्म आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर यूकैरियोटिक सेल। हाँ जी बेटा बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप? यूकैरियोटिक सेल, या आप कुछ बता रहे हैं, बताइए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो याद रखना इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा और इसके अंदर आपको एडवांस ऑर्गेनल्स भी आपको मिलेंगे। तो याद रखना इसके अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा,
You'll have true nucleus will be seen in them, right? And you will also have organelles will be present. So organelles are present. जब मैं ऑर्गेनल्स बोलता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको वो पता चलना चाहिए। सो यूकैरियोट्स के अंदर याद रखिएगा, आपको मिलेगा देखने के लिए ट्रू न्यूक्लियस, एंड आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑर्गेनल्स भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो क्या कह सकता हूं मैं कि ह्यूमन बींग्स यूकैरियोट्स है? कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल कह सकता हूँ। याद रखना, बैक्टीरिया के अलावा आप जितने भी बाकी सारे आपके एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं ना, वो सारे आपके यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ताकि आपको हमेशा याद रहे। जब भी आपके सामने कोई पूछेगा यार यूकैरियोट्स में क्या क्या आएगा, देन आपको पता होना चाहिए। सो व्हेन दे आस्क यू समथिंग अबाउट द यूकैरियोट्स, कैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि यूकैरियोट्स के एग्जांपल क्या आएंगे, देन याद रखना यू विल हैव प्रोटिस्टा, एक ये आपका ग्रुप आता है। ये ग्रुप में पता है ये प्रोटिस्टा के ग्रुप में कौन आएगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा आपको। इसमें आपका आएगा अमीबा ये ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है? देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर फंजाई तो आप जानते ही हो, दैट इज गोइंग टू बी योर मशरूम, आप जानते हो शायद से फंजाई। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर प्लांट्स, एंड देन योर एनिमल्स, ठीक है? सो ये सारे जो हैं, इन सबको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूकैरियोट्स। ये सारे होते हैं यूकैरियोट्स, क्योंकि इन सब के अंदर न्यूक्लियस भी है, और आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे दे विल आल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ द ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब सारे आपके ऑर्गेनेल्स आप यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। प्रोटिस्टा के एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखूंगा, राइट? दैट इज अमीबा में आपको लिख के दे सकता हूँ। आगे आप और एग्जांपल देखोगे, जैसे आपका पैरामीशियम जो आपने बोला था, वो भी इसके अंदर ही आपका आता है, वो हम आगे देखेंगे फ्यूचर में आराम से, ठीक है? अभी बस आपको इन दो ग्रुप्स को सेपरेट करना आना चाहिए, व्हाट इज माय यूकैरियोट्स एंड व्हाट इज योर प्रोकैरियोट्स। तो क्या यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू सेल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मालूम होना चाहिए। क्या आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्लियर है? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, क्या ये दो चीजें आपको क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है, राइट, ठीक है। चलो, तो ये हमने कुछ क्राइटेरिया देख लिया, हमने ये भी देख लिया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये भी हमने क्राइटेरिया यहाँ पे देख लिया। और भी थोड़े क्राइटेरिया हम यहाँ पे ऐड करते हैं, एक दो क्राइटेरिया और भी यहाँ पे डाल के देखते हैं थोड़ा सा। ये हम क्राइटेरिया जो भी हम देख रहे हैं ना बेटा, अगर आप इनको याद रख सकते हो ना अच्छे से, तो आपको चैप्टर समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट चैप्टर समझ के फटाफट आप आगे बढ़ जाओगे, राइट? एंड काफी हम ऐसी चीजें भी देख पाएंगे जो थोड़ी लाइक इंटरेस्टिंग होगी। और आपको आई टेल यू समथिंग, अगर आप ये चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो ना, आप कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी कर पाओगे जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन यू कैन डू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल, राइट? विल सी दैट। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर क्राइटेरिया ओवर हियर। लेट्स सी वन मोर क्राइटेरिया दैट कैन बी क्राइटेरिया नंबर, लेट्स से ये हमारा होगा क्राइटेरिया नंबर 4, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास सेल वॉल नहीं है, अगर आपको एक एनिमल मिलता है, राइट, एंड इट हैज अ नो सेल वॉल, सो ये एक आपका क्राइटेरिया हो सकता है जिसके बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपका सेल वॉल यहाँ पे नहीं है। अगर सेल वॉल जिसमें नहीं होता तो उसके एग्जाम्पल क्या बन जाता है? आपके एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स में आपको बेटा सेल वॉल देखने के लिए आपको नहीं मिलती। और अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेल है जिसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, सो लेट्स से इफ आई गिव यू अ सेल व्हिच इज गोइंग टू हैव अ सेल वॉल गोइंग टू बी प्रेजेंट, अगर सेल वॉल आपका प्रेजेंट है, देन वो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है आपके हिसाब से? प्लांट्स जनरली गोइंग टू हैव द वॉल। यस, प्लांट्स के पास आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे एडिशनल एक चीज याद रखना कि प्लांट्स के अलावा याद रखना, ऑल द बैक्टीरियाज विल आल्सो हैव द सेल वॉल। ऑल द बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो जमीन पे मिले, पानी में मिले या पहाड़ों पे मिले, all the bacteria are going to have the cell wall. तो ये बात याद रखना हमेशा, that your bacteria are always going to be having the cell wall, right, along with the plants, right?
किसी को मालूम है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज। अरे वाह, आपको तो मालूम है, बहुत बढ़िया। राइट, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग जानते हो कि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, तो ये मैं लिखूंगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, साइटोप्लाज्म। अरे वेरी गुड, वेरी गुड थिंग, पेप्टियोग्लाइकन्स। तो पेप्टियोग्लाइकन से बनी होती है मेरी, हाँ जी, पेप्टियोग्लाइकन, PEPTIOGLYCAN। सो पेप्टियोग्लाइकन से बनी होती है मेरे यहाँ पे सेल वॉल मेरे बैक्टीरिया की। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर, राइट। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, मुझे एश्योरेंस चाहिए कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है और आपको याद भी रहनी है, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे ये बताइए पहले कि व्हाई डू वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें क्यों कंजर्व करनी चाहिए? सर ताकि हमें पता चल सके कि मतलब To understand. कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ठीक है, दैट्स ट्रू। To understand the matter. अंडरस्टैंड द स्पीशीज, अंडरस्टैंड की स्पीशीज कौन सी है। कमर्शियल इंपॉर्टेंट। हाँ जी, स्पीशीज जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है उनको जानना जरूरी है, क्योंकि आप उनको अगर आप देख लोगे समझ लोगे। Conservation species. हाँ जी, राइट। और ये जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है बेटा, मुझे ये बताओ, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है इसका कैसे होता है कमर्शियल इंपॉर्टेंस, बताइए मुझे। व्हाट काइंड ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस विल गेट? Sir, agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में कमर्शियल इंपॉर्टेंस, फार्म फार्मास्यूटिकल मिल जाएगी। मेडिसिन बनाने के लिए। हाँ जी, बायोटेक्नोलॉजी। राइट, बिल्कुल, बनाने के लिए। हाँ जी, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक में भी यूज हो सकता है, बिल्कुल सही। तो ये सब होता है मेरे कमर्शियल इंपॉर्टेंस। और अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें जो आप यूज करते हो उनको हमने बायोडाइवर्सिटी में से ही डिराइव किया हुआ है। सो दे आर गोइंग टू हैव द कमर्शियल इंपॉर्टेंस, सही है। अब आप मुझे बताइए कि एरिस्टोटल ने कुछ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, उसने दिया था, उसने बोला था कि एनिमल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, एरियल जो उड़ सकते हैं उनको हम डाल सकते हैं ग्रुप में, जो पानी में रहते हैं उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और जो मैमल और जो जमीन पे रहते हैं उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। आपके हिसाब से इसमें दिक्कत क्या है, ये जो उसने क्लासिफिकेशन किया था इसमें प्रॉब्लम क्या है, बताइए। सर जैसे एयर में बर्ड, बैट और तितली सर वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। राइट, बिल्कुल सही। तो ये एक वहां पे गड़बड़ आ रही है, ठीक है। और सेम टाइप की दिक्कत या गड़बड़ आपको आ रही है एक्वाटिक के अंदर भी, Yes, sir. राइट। वेल, Yes, ये sir. जो मैं आपको- सर व्हेल मैमल। आपने बताया जो व्हेल, जेलीफिश और ऑक्टोपस होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो ऐसे आप लोग करके ये आपका हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज नॉट समथिंग यू कैन एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सोच के बताइएगा मुझे, मैं आपको पूछ रहा हूँ, सोच के बताइएगा मुझे। आप बताइए कि अगर मैं आपके सामने एक सेल देता हूँ, ठीक है, आपके सामने एक सेल देता हूँ, और उस सेल के अंदर ना ही न्यूक्लियस है ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, तो वो सेल को आप क्या नाम दोगे? व्हाट काइंड ऑफ सेल इट इज? Prokaryotic. राइट, दैट इज योर, बढ़िया, राइट, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, सही है, बिल्कुल बात सही आपकी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपके हाथ में एक सेल देता हूं और समझिए उस सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो पॉसिबल सेल किसका हो सकता है आपके हिसाब से? प्लांट और बैक्टीरिया, हाँ, या फिर प्लांट का हो सकता है, फिर वो बैक्टीरिया का हो सकता है, बिल्कुल सही, राइट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि अज्यूम करते हैं कि मैं आपको एक ऑर्गेनिज्म देता हूं, समझिए आपको एक ऑर्गेनिज्म मैं आपके हाथ में रखता हूं, आपको एक गिफ्ट करता हूं मैं, राइट, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, राइट, और आप देखते हो कि वो अपना खाना खुद बना रहा है, आप देखते हो कि यार इसको कोई जरूरत ही नहीं है, तो कुछ खा नहीं रहा, ये अपना खाना खुद बना रहा है, तो उस मोड ऑफ, हेटेरोट्रॉफिक। अरे अरे अरे, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन Autotrophs. ऑटोट्रॉफ्स, राइट राइट राइट, जो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, एनिमल्स which can make their own food, you call them as a autotrophs, right? So autotrophs में आपका सबसे सिंपल एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाता है, that is going to be your plants, plant are the common, right? बाकी हम सब आते हैं heterotrophs के अंदर, we all come under the heterotrophs, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब heterotrophs के अंदर भी ना एक दो टर्म्स में आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एक दो टर्म्स समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, आई जस्ट टेल यू वन कपल ऑफ टर्म्स ताकि आप समझ जाओ। सी, एक टर्म इसके अंदर आता है हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर ही, एक टर्म आपका यहाँ पे आएगा। सो इसी कैटेगरी के अंदर एक होता है जिसे हम कहते हैं पैरासाइटिक,
एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका होता है, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका होगा पैरासाइटिक। ये आप आगे कहीं ना कहीं आप पढ़ने के लिए आएगा। एक होता है आपका सेप्रोफाइटिक। पहले मैं इन दो को यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पैरासाइटिक मतलब आप किसी दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर या बाहर रह के उसे डैमेज करके उसमें से न्यूट्रिशन आप ले रहे हो। सो यू आर डैमेजिंग द अदर एनिमल एंड यू आर टेकिंग द न्यूट्रिशन। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर डैमेजिंग द एनिमल और यू आर डिराइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर एनिमल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ सकता है लीच करके। लीच आपने नाम सुना होगा या टीवी पे देखा होगा या पिक्चर में देखा होगा, रियलिटी में Yes, sir. Yes, sir. लीच होता है बेटा, वो होता है, हाँ जी, ये होता है आपका एक्टोपैरासाइट। इट इज योर एक्टोपैरासाइट। कोई बताएगा ये करता क्या बेसिकली? तो खून चूसता है। बिल्कुल, ये आपकी बॉडी के बाहर अटैच होगा, बिल्कुल बॉडी के बाहर आपका ये अटैच होगा एंड देन आपका ये ब्लड सक करेगा। तो ये आपसे न्यूट्रिशन ले रहा है और इससे आपको हार्म कर रहा है, आपको हार्म कर रहा होता है और आपसे ये न्यूट्रिशन लेके अपना खाना खा रहा होता है ये। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। सो जब भी कोई पैरासाइटिक होता है ना बेटा, याद रखना ये दूसरे एनिमल को हार्म करेगा, राइट। और ये जिस एनिमल को हार्म करता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। सो लीच अगर ह्यूमंस के ऊपर जाके अटैच कर रहा है तो याद रखना लीच होगा, ह्यूमन जो यहाँ पे होंगे वो होंगे होस्ट यहाँ पे। सो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ह्यूमन, जिसके ऊपर लीच फीड करेगा, तो ह्यूमंस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय होस्ट। Humans are going to be called as your host. So that is one thing. That is one of the example. एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे सकता हूँ। आपने मलेरिया बीमारी के बारे में सुना होगा, मलेरिया बीमारी के बारे में। Yes. हाँ जी, तो मलेरिया जो बेटा होता है ना, वो एक आपके ऑर्गेनिज्म से होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। एक आपका ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। बेटा आपकी आवाज आ रही है, अनम्यूट करिएगा। तो यहाँ वो प्लाज्मोडियम जो आपको मलेरिया कॉज कर सकता है, ये बेसिकली आपका प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। सो ये भी आपका एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और ये होगा आपके यहाँ पे प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर रहता है, राइट। वो अंदर रहता है और आपके बॉडी को डैमेज करता है, और लेकिन वो अपने आप को ग्रो करता है वहां पे। तो प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट। लेकिन क्योंकि ये बॉडी के अंदर रह रहा है तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एंडोपैरासाइट। यहाँ पे टर्म आपका अलग हो जाता है, इसको टर्म यहाँ पे लगाएंगे एज अ एंडोपैरासाइट। यहाँ पे एक्टो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका टर्म एंडो, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर के साइड, एंडो मतलब बॉडी के अंदर, राइट। सो पैरासाइट याद रखना, पैरासाइट जब भी अटैक करता है, किसी के फीड करता है, तो उसे वो डैमेज करता है और दूसरे से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है, और इसके प्लांट्स के भी एग्जाम्पल होंगे, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये एग्जाम्पल याद रखिए। तो क्या ये टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. नहीं अरे नहीं आ रहा तो बता दो, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं आ रहा, ठीक है। No. हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें होता क्या है। सी, समझिए एक एनिमल है। लेट मी ट्राई टू गिव द एग्जांपल ओवर हियर। लेट मी ट्राई टू मेक अ एग्जांपल समवेयर ओवर हियर, ठीक है। यहाँ बताता हूँ आपको एग्जांपल। अज्यूम करते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीच की। अगर अज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे लीच की बात कर रहे हैं, तो ये लीच करेगा क्या, राइट। ये आपके बॉडी पे जाके अटैच करेगा, राइट। तो समझो ये आपका बॉडी पार्ट है, समझिए आपका पैर है, समझिए आपका फुट है, राइट। अब ये लीच करता क्या, आपके बॉडी पे जाके अटैच करे तो आपको पता भी नहीं चलता, यहाँ पे जाके अटैच कर जाएगा अपने आप को, राइट। और क्या करेगा, ब्लड सक करना चालू करेगा। अब जब ये ब्लड सक कर रहा है तो न्यूट्रिशन ले रहा है, राइट। सो लीच आपका आ गया एंड नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट सकिंग द ब्लड। ये आपका आके ब्लड को सक करना चालू करेगा, सो इट विल स्टार्ट सकिंग द ब्लड। सो बेसिकली वो तो वही कर रहा है जो उसका काम है, वो यही उसका काम होता है। सो ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, बेसिकली आप में से आपका ये न्यूट्रिशन निकाल के ये ले रहा है। लेकिन जब ये न्यूट्रिशन ले रहा है तो आपको तो हार्म हो रहा है ना, ठीक है। तो जो ह्यूमन यहाँ पे है, यहाँ पे द ह्यूमन विच इज देयर, तो याद रखना पहली चीज, जो ह्यूमन यहाँ पे होता है जिसके ऊपर लीच लगा हुआ है, उस ह्यूमन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ होस्ट, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे होस्ट। और लीच जो मेरा यहाँ पे है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पैरासाइट। दैट इज अ पैरासाइट, क्योंकि ये हमारे ऊपर आके फीड कर रहा है, हमारे ऊपर आके खाना खा रहा है। तो याद रखना, जब कोई पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है तो जो होस्ट होता है इसको हमेशा हार्म होता है, होस्ट को हमेशा होगा यहाँ पे हार्म। याद रखना, इसको हमेशा हार्म होगा, इसको हमेशा नुकसान ही होगा, कोई फायदा तो होगा नहीं, नुकसान ही होगा। सो दैट इज समथिंग you have to know. So याद रखना, leech is a parasite and this parasite will come and attach to the host
और होस्ट को अटैच करने के बाद, मतलब ह्यूमन को अटैच करने के बाद वो अपना ब्लड न्यूट्रिशन यहाँ पे लेगा। याद रखिए जो भी आपका शो करेगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो दूसरे को जाके हार्म ही करेगा। और क्योंकि ये बॉडी के बाहर लगा हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्टोपैरासाइट, इसको बोलेंगे एज अ एक्टोपैरासाइट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक और पता है, एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, एक और लास्ट इंटरेस्टिंग चीज पता है यहाँ पे क्या होती है। जो भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है ना, वो अपने होस्ट को मारता नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। जो भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है वो होस्ट को डायरेक्टली जाके मारता नहीं है। अगर वो उसे जाके मार देगा ना तो उसको फायदा तो मिलेगा ही नहीं फिर, समझ रहे हो। सो इफ इट गोज एंड किल्स द एनिमल ना, देन इट वोंट हैव द एडवांटेज, तो उसको उसे मारना भी नहीं है और न्यूट्रिशन भी निकालना है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है ना, जैसे लीच हो गया, लीच आपको डायरेक्टली आके किल नहीं कर रहा, आपसे न्यूट्रिशन ले रहा है और आपको हार्म कर रहा है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक उसे फायदा हो रहा है, राइट। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? ऑलराइट, ठीक है ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ तक ही देखेंगे, राइट। सो दो चार चीजें यहाँ पे ध्यान से समझ लेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या होता है, सेप्रोफाइटिक मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली दो डिवीजन करना, ऑटोट्रॉप्स एंड हिटरोट्रॉप्स, ये दो डिवीजन आप यहाँ पे करके रखना। फिर याद रखना हम कई बार यूनिसेलुलर, घाट का पानी पीना। अरे बेटा आपका माइक कमरे ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। मुझे लगे हमारे बेटा आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। बेसिकली वी कैन हियर योर कॉन्वर्सेशंस, ठीक है। यू कैन हैव यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। देन आप कर सकते हो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के एक क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। देन यू कैन यूज अ क्राइटेरिया समथिंग लाइक प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये भी आप एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया काफी जेन्युइन है, ये काफी ऐसे क्राइटेरिया जिनको यूज करके आप अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हो। ये ऐसे क्राइटेरिया है जो एरिस्टोटल ने भी यूज करने चाहिए थे लेकिन उसने किए नहीं थे, राइट। सो दीज आर द फ्यू टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। और उसके साथ साथ याद रखना ये वाले टर्म्स की क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस, व्हाई यू नीड टू स्टडी बायोडायवर्सिटी, टू अंडरस्टैंड देम बेटर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज एंड बिकॉज दे हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ये आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि ये एसेंशियल है। दैट इज व्हाई वी डू दिस थिंग, इतना अगर आपको क्लियर है देन दैट इज गुड इनफ, राइट। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे ना, हम लोग बेसिकली चालू करेंगे समझना हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जैसे बैक्टीरिया को हम समझेंगे, फंगाई को हम समझेंगे। सो इनको हम देखना चालू करेंगे अलग तरीके से, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं और कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है। सो विल ट्राई टू सी देम। तो आज का क्लास बेटा काफी इंट्रोडक्टरी क्लास था, इतना आप याद रखिए। अगले क्लास से हम थोड़ा और डिटेल में इन सब चीजों को देखना चालू करेंगे, ठीक है ना। इफ हाँ ये भी याद रखना कितने स्पीशीज मिलते थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये भी याद रखेंगे आप लोग। एंड बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है ये तो आप समझ सकते हो, दैट हम कैन नो, राइट। और कभी अगर ये आपको स्पीशीज दिखे बंदर की तो हो सके तो फोटो खींच लीजिएगा। इट्स अ वेरी एक्सोटिक एंड आई वोंट से एक्सोटिक बट इट्स अ वेरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। मैं तो देख नहीं पाया कभी जब मैं हिमाचल में था, बट अगर आपके वहां पे दिख रहा है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, सो नाइस टू सी दैट। ऑलराइट, सो नाउ टेल मी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन। बताइए, क्लास 9 kind of question, then please go ahead and ask a question अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। सर होस्ट और लीच के बारे में एक बार फिर से बताना। बताता हूँ, एक सेकंड, ठीक है।